शाहीन के घर एटीएस की टीम पहुंची है और तभी मामलों की जांच की जा रही है। और ऐसे में एक अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, शाहीन के घर जिसकी गिरफ्तारी कल ही हुई थी, अब शाहीन के घर पहुंची है एटीएस की टीम और शाहीन के पिता से एटीएस अब पूछताछ कर रही है, खासकर उस प्रोफाइल के बारे में जो अहम कड़ी साबित हो सकती है। और शाहीन वो कड़ी है जो कि एक बड़े खुलासे के तौर पर अब जाँच एजेंसियाँ उसे देख रही है। तो इससे पहले अभी एटीएस पहुंची है और शाहीन के पिता एटीएस की पूछताछ में शामिल हो रहे हैं। ये है डॉक्टर मेरी बेटी। शाहीन है आपकी? हाँ मेरी बेटी है। क्या करती हैं ये डॉक्टर शाहीन जो है असिस्टेंट प्रोफेसर होगी। कहाँ पे? मेडिकल कॉलेज हरियाणा में या दिल्ली में है इस वक्त एट प्रेजेंट। कब से आपके पास कब से नहीं आई? आप अल्फला यूनिवर्सिटी ये मेरा ख्याल 2-2.5 साल हो गए। 2-2.5 साल में लखनऊ में आप कानपुर में भी लखनऊ एक आदमी सवाल कर लखनऊ और कानपुर में हैं? लखनऊ और कानपुर में रह चुकी हैं पहले ये? नहीं, लखनऊ में कानपुर में वो जो मेडिकल कॉलेज कानपुर का है उसमें रह चुकी हैं। आपको पता है ये क्या कर रही है आजकल, क्या करती थी? कब से आपसे संपर्क आतंकी संगठन हमारा बता रहे हैं। एक आदमी सवाल करे तो हम जवाब दे दें। आतंकी संगठन एक आदमी आपकी बात कर ये आपकी बात कर आतंकी संगठन के नेटवर्क में है, ये उनसे इनका कनेक्शन है। आप क्या ये बात जानते थे? आपको कुछ आइडिया नहीं, हमें कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। गिरफ्तार हमें कुछ नहीं पता है। अच्छा कोई बात नहीं, ये बताइए हमको नॉलेज नहीं। आखिरी बात हमारी मेरा कभी 1.25 साल हो गई। फरीदाबाद के जो डॉक्टर हैं उनसे 1.25 साल इसके साथ इनकी शादी किसके साथ हुई? जो डॉक्टर है फरीदाबाद के जिनसे इनका कनेक्शन सामने है, उनसे इनका क्या रिलेशन था? ये लोग कब से साथ में थे एक साथ? नहीं, ये इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। क्या शादी हो चुकी है? किसके मतलब शादी हो चुकी है? बोलने दो। किससे क्या रिलेशन है, किससे दोस्ती है, ये हमें कुछ नहीं पता है। अच्छा ये बताइए, आपकी बेटी का नाम आ रहा है, क्या कहेंगे आप? हम क्या कहेंगे, नाम है पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली ब्लास्ट से भी इनके तार जुड़ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ऐसे इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। हमें यकीनी पहले यकीनी जब नहीं हो रहा हमको भाई कि मेरी बेटी ऐसी होगी। इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की है, वहीं से MBBS किया है, वहीं से MD भी की है। किस सन में? सन हम आपको पूरा करेक्ट नहीं बता पाएंगे, बाद में हमसे आप कहेंगे। अच्छा, है ना? देखिए आप डॉक्टर शाहीन के लगते क्या हैं? हम फादर हैं। फादर हैं। आपकी आखिरी बार उनसे कब बात हुई थी? करीब 1.5-2 साल हुआ। 1.5-2 साल हो गए। अच्छा, आपको पता है क्या उनका ब्लास्ट में नाम आया? आपको पता था? नहीं, हमको अभी तक नहीं पता है। क्या पुलिस की टीम कोई आई थी? पुलिस से कोई संपर्क किया आपसे? कब? आज या कल? नहीं, आज कल कोई नहीं आया। आप ही या पहली बार आए हैं। अच्छा, ये जो फोटो आपको दिखाई, ये फोटो आप पहचान रहे हैं? नहीं, मैंने एक को तो मैं पहचान रहा हूँ, दूसरे को नहीं पहचान रहा हूँ मैं। जो बात है MBBS इलाहाबाद से किया है, MD भी इलाहाबाद से किया है। तो आतंक के एपिक सेंटर की बात अब हो रही है कि 2 एपिक सेंटर खुलकर सामने आए हैं। एक तो फरीदाबाद, दूसरा अनंतनाग, और दोनों ही जगह पर जो टेरर मॉड्यूल है उसका पता लग रहा है। उनके लिंकेज के बारे में जानकारियां मिल रही हैं, लेकिन एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे आतंक के 2 एपिक सेंटर डेवलप होते गए और कानो कान किसी को खबर नहीं। बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है, जिसके तार जैशे मोहम्मद और अंसार गजावत उल हिंद जैसे प्रतिबंधित संगठनों से जुड़ा था। ये मॉड्यूल व्हाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम का हिस्सा है, जिसमें शिक्षित डॉक्टरों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आतंक के 2 एपी सेंटर। पूरे घटनाक्रम में आतंक का मुख्य केंद्र हरियाणा के फरीदाबाद में अल फलाह मेडिकल कॉलेज और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर अनंतनाग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। इनसे राइफलें, सैकड़ों किलो विस्फोटक और टाइमर बरामद हुए हैं, जो दिल्ली NCR में बड़े हमले की योजना का संकेत साफ साफ देते हैं। डॉक्टर उमर नबी और डॉक्टर आदिल का करीबी कनेक्शन इस नेटवर्क का केंद्र रहा।
ये खुलासा 27 अक्टूबर 2025 से शुरू हुई जांच से सामने आया। श्रीनगर में जैश के समर्थन में पोस्टर लगाए गए। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि डॉक्टर आदिल अहमद ने इसे लगाया था। आदिल वहां से भागकर सहारनपुर आ गया और डॉक्टर की भूमिका निभाने लगा, लेकिन खुफिया इनपुट पर सहारनपुर से आदिल की गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद जीएमसी अनंतनाग लॉकर से एक AK-47 राइफल, मैगजीन और 83 लाइव राउंड कारतूस बरामद हुए। आदिल की पूछताछ से फरीदाबाद की लीड मिली, जहां अल फलाह मेडिकल कॉलेज से जुड़े डॉक्टरों का नेटवर्क सक्रिय था। डॉक्टर मुजम्मिल शकील, जो पुलवामा का रहने वाला MBBS MD, फरीदाबाद के अल फलाह हॉस्पिटल में डॉक्टर, धौस गांव के किराए के फ्लैट से 360 किलो अमोनिया नाइट्रेट, 20 टाइमर, एक 47 राइफल, पिस्टल और 84 कारतूस, वॉकी टॉकी और सूटकेस बरामद हुआ। मुजम्मिल शकील भी जेम्स के पोस्टर लगाने का आरोपी है। जांच का दायरा बढ़ा तो 2900 किलो से ज्यादा अमोनिया नाइट्रेट बरामद किया गया। आतंक का एक एपिसेंटर हरियाणा के फरीदाबाद में एक। और इस वक्त एक अहम जानकारी आ रही है, जहां पर एक बैठक चल रही है, खासकर गृह मंत्रालय में जो 3 बजे बैठक होनी थी और बैठक चल रही थी कुछ देर पहले, लेकिन जो अहम जानकारी उसमें कि NIA DG गृह सचिव इस बैठक में शामिल है। और ऐसे में एक अहम जानकारी इस बात को लेकर कि धमाके को लेकर गृह मंत्रालय हर बात की अपडेट ले रहा है, हर जांच की अपडेट ले रहा है, और इस वक्त जो क्या कंक्लूजन पर जांच एजेंसियां पहुंची हैं, इस बात से जानकारी लेना चाह रहा है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है और बैठक में NIA DG गृह सचिव शामिल है। और गणेश इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। गणेश, क्या खबर है? इस वक्त बैठक चल रही है। देखिए करीब 1 घंटे का वक्त हो चुका है। गृह मंत्रालय में अमित शाह बैठे हुए हैं और यहाँ पर आला अधिकारियों के साथ बैठक ले रहे हैं और आज दिन की दूसरे राउंड की बैठक। इससे पहले हमने देखा था कि गृह मंत्री के आवास पर किस तरीके से करीबन 1.5 घंटे की बैठक हुई थी और इस बैठक के दौरान ये देखिए अब सिलसिलेवार तरीके से देखा जा रहा है कि किस तरीके से इस पूरी घटना हुई। और देखिए अब इस घटना बिल्कुल गणेश, आपकी बात को हम जरा कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस वक्त एक और भी बड़ी खबर है कि दिल्ली ब्लास्ट को लेकर राष्ट्रपति ने गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की है और राष्ट्रपति ने दिल्ली धमाका मामले की पूरी जानकारी ली है। यानी कि राष्ट्रपति ने गृह मंत्री को फोन किया, अमित शाह से बातचीत की कि आपके पास क्या डिटेल्स हैं और क्या अपडेट है इस वक्त और किस दिशा में हमारी जांच चल रही है, जांच एजेंसियां अब तक कहां पहुंची हैं। तो राष्ट्रपति ने दिल्ली धमाका मामले की पूरी जानकारी ली है और गणेश इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इसी खबर पर लगातार हम जुड़े हुए हैं। गणेश, क्या अपडेट है, क्या खबर है? और जो राष्ट्रपति ने भी जो जानकारी ली उससे पहले आप बताइए कि गृह मंत्री जो बैठक ले रहे थे जिसमें बड़े अधिकारी मौजूद थे, क्या फाइंडिंग्स है उसमें? देखिए विवेक, सबसे पहले मैं आपको बता दूं केंद्रीय जांच एजेंसी के तमाम जो आला अधिकारी है वो इस बैठक के अंदर मौजूद हैं और अब 1 घंटे का वो वक्त बीत चुका है जब गृह मंत्री अमित शाह गृह मंत्रालय में बैठक कर रहे हैं और इससे बैठक शुरू होने से ठीक 10 मिनट पहले बम ब्लास्ट की जो जांच थी वो NIA को सौंप दी जाती है। अपने आप में इससे समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी तरीके से गृह मंत्री को पूरी तरीके से देश घटना को देख रहे हैं। कल जब पूरी तरीके से घटना घटित होती है, सबसे पहले लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में जाते हैं जहां पर वो घायल और पीड़ितों से मुलाकात करते हैं। उसके ठीक बाद वो लाल किला पर पहुंचते हैं, जो घटना स्थल होता है वहां पर उस जगह को देखते हैं। उसके बाद जब अगली सुबह होती है, यानी आज सुबह से ही बैठकों का दौर शुरू हो जाता है। करीबन उनके घर पर सबसे पहले अगर देखा जाए तो करीबन 1.25 घंटे के करीब 1.5 घंटे करीबन बैठक होती है। उस बैठक के बाद अब 3 बजे के बाद दूसरी बैठक शुरू हो जाती है। यानी आज पूरी तरीके से बैठकों का दौर जारी हो चुका। अब देखिए अब इसी के बाद अब लगातार गणेश आज दूसरी बैठक हुई है, काफी अहम नजरिए से इसको देखा जा रहा है। बड़े अधिकारी इस बैठक में मौजूद थे। आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन इस बीच एक खबर आ गई है और कि दिल्ली धमाके के बाद जो केंद्र सरकार है पूरे एक्शन में है और कल शाम 5:30 बजे CCS की बैठक होने वाली है। यानी कि कैबिनेट की बैठक के ठीक बाद CCS की बैठक होने वाली है।
है, यानी कि कल भी अहम बैठकों का दौर जारी रहेगा। लेकिन आज जो जांच एजेंसियां हैं वो लगातार अपडेट कर रही हैं। ऐसे में राष्ट्रपति ने भी गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की है। लेकिन जो इस वक्त की सबसे अहम जानकारी है वो ये है कि कल शाम 5:30 बजे सीसीएस की बैठक होगी और कैबिनेट के ठीक बाद सीसीएस की बैठक होगी। यानी कि अब ये जो मामला है एनआईए को सौंपे जाने के बाद से अब हर तरीके से, हर एंगल से इसकी जांच होगी और पड़ताल लगातार जारी है। गणेश, देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही कह दिया कि जो भी दोषी उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, तो इससे ही आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सरकार इस पूरे मामले को लेकर ले रही है। अब कल जिस तरीके से कैबिनेट की बैठक को बुलाया गया है शाम को 5:30 बजे, उससे पहले कहा जा रहा है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होगी। उसके बाद जिस तरीके से घटनाक्रम होगा कि किस तरीके से अब आगे बढ़ना है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही कहा था कि अब कोई भी आतंकी हमला होगा तो उस एक्ट ऑफ टेरर की तरफ से देखा जाएगा। तो जिस तरीके से अब देखिए, लाल किला में जिस तरीके से घटना घटित होती है उसके बाद कई लोगों की यहाँ पर जान जाती है, उसके बाद सरकार पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। अब कल देखने वाली बात होगी जब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की जब बैठक होती है तो किस तरीके से वहां पर निर्णय लिए जाते हैं। जी बिल्कुल, कल का दिन बेहद खास है क्योंकि कल सीसीएस की जब बैठक होगी तो कौन से एक बड़े निर्णय हैं जो लिए जा रहे हैं, इस पर खास हमारी नजर रहेगी। लेकिन इस वक्त हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो जांच का दायरा है वो कैसे कैसे आकर एनआईए को जब सौंपा गया, लेकिन ये दायरा अब सिमटता जा रहा है क्योंकि अब जो टोह थी, जिसकी तलाश थी, उसके बेहद करीब है। और जिस नेक्सस, जिस संगठन की बात हम कर रहे थे लगातार, अब इशारों में नहीं बल्कि क्लियर कट बात होगी। और प्रधानमंत्री ने जो कहा है उस बिंदु पर भी हमें सोचने की अब जरूरत है। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली लाल किले के पास ब्लास्ट मामले में दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की जांच अब अहम पड़ाव पर आ गई है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में कार में धमाका होने से पहले संदिग्ध आतंकी और उसके टेरर रूट को लेकर कुछ अहम पॉइंट्स हैं, जिनकी तफ्तीश के बाद ही धमाके की असली कहानी सामने आ सकती है। धमाके की एक एक कड़ियां जोड़ रहे अफसरों की जांच अब 3 महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर आकर टिक गई है। इसमें सबसे अहम सवाल है कि धमाके से पहले 3 घंटों तक कहां था उमर। दरअसल आतंकी डॉक्टर उमर हरियाणा से सुबह करीब 8 बजे ही दिल्ली में दाखिल हो गया था। दिल्ली की सड़कों पर इधर उधर घूमने के बाद उमर गाड़ी लेकर दोपहर करीब 3:19 पर पार्किंग में पहुंच गया। यहां करीब 3 घंटे तक गाड़ी खड़ी रही। फिर शाम करीब 6 बजे